हेलो स्टूडेंट, आज विदल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास का द्वितीय अध्याय भूमंडलीकृत विश्व का बनना का भाग 3 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे विजय, बीमारी और व्यापार। किस प्रकार से जो है वैश्वीकरण की प्रक्रिया के दौरान जो होता है, आज हम समझेंगे कि किस प्रकार से एक देश ने दूसरे देश पर विजय प्राप्त की, कैसे बीमारियों का अपना एक इतिहास रहा और किस तरीके से जो होता है व्यापार पर इसका प्रभाव पड़ा। 16वीं सदी की जब हम बात करते हैं 16th सेंचुरी की, तो 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और वे पश्चिम सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुंचे, तो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। हम जानते हैं कि 15वीं शताब्दी के बाद जो होता है में दो समुद्री मार्गों के द्वारा जो है दो जगह की खोज की गई थी। एक भारत की खोज की गई थी और एक अमेरिका की खोज की गई थी। तो 16th सेंचुरी में हम देखते हैं कि जिस प्रकार से जो समुद्री मार्गों की खोज की गई थी, जिसकी वजह से अब दुनिया जो है वो थोड़ी सी छोटी लगने लगी थी, क्योंकि उसमें सारे देश जो होता है एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए थे और अब जो है इतना ज्यादा दूरियां हमें देखने को नहीं मिलती है जब अमेरिका की खोज आई उसके बाद से ही। इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आती जाती रही थी। तो इससे पहले की अगर हम बात करते हैं 16th सेंचुरी के पहले की, तो हिंद महासागर जो है बहुत महत्वपूर्ण था और इसी मार्ग के द्वारा जो है, जो सिल्क रूट आपने देखा था, रेशम मार्ग, उसी के द्वारा जो है व्यापार, लोग, ज्ञान, मान्यताएं, परंपराएं, संस्कृति जो होता है इनका आदान प्रदान होता रहा था। और भारतीय उपमहाद्वीप उन प्रभाव के रास्तों में एक अहम बिंदु था, क्योंकि वो जो रूट था जहाँ पे ये व्यापार होता था, उसके सेंटर में जो होता है वो भारतीय उपमहाद्वीप था। इंडियन कॉन्टिनेंटल जो थे वो यहाँ पर थे और इसी की वजह से जो होता है जो भारतीय उपमहाद्वीप था वो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था इन व्यापारिक और सांस्कृतिक आवागमन का। पूरे नेटवर्क में इस इलाके का भारी महत्व था, बहुत ज्यादा इसका जो है वह महत्व था। लेकिन जब यूरोपियों के दाखिलों से जो होता है ये आवाजाही और बढ़ने लगी और इन प्रभावों की दिशा यूरोप की तरफ मुड़ने लगी। लेकिन जब यूरोप के जो बहुत सारे लोग जो है जब यहाँ पे आना प्रारंभ कर दिए और धीरे धीरे हम देखेंगे कि उन्होंने जो होता है ये पूरा फ्लो जो है वो अब एशिया से हटके जो है वो यूरोप की तरफ होने लगा। मतलब जो ट्रेड वगैरह जो है, व्यापार वगैरह जो है, अब वो मुख्य रूप से वो केंद्र जो है धीरे धीरे यूरोप बनने लगा था। अपनी खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। जब कोलंबस ने 1492 में जब उन्होंने अमेरिका की खोज की, तो इससे पहले अगर हम देखें तो अमेरिका का कोई भी जो है विश्व के किसी भी अन्य राष्ट्र से कोई भी संपर्क नहीं था, वो बिल्कुल अलग थलग था। लेकिन 16वीं सदी से उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें और खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रूप रंग बदलने लगे थे। लेकिन 16वीं सदी में हम देखते हैं कि वहां पे जो उनका वहां पे व्यापार जो है वो प्रारंभ हो गया था। उनकी जो फसलें थी, जो खनिज पदार्थ था, जिसकी वजह से जो है व्यापारिक आदान प्रदान वहां प्रारंभ हो गया था। आज के पेरू और मेक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुएं, खास तौर से चांदी, ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान की। तो जो आज हम जिसको पेरू और मेक्सिको के नाम से जानते हैं, वहां की जो खाने जो थी, जो खदानें थी, वहां से बहुत सारी कीमती हमें धातुएं मिली थी। मुख्य रूप से जो चांदी प्राप्त होती थी। और आपको बच्चों पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जब भारत और चाइना के साथ इनका व्यापार होता था, तो बदले में जो होता है भारत और चाइना को क्या दिया जाता था, चांदी जो है, मुख्य रूप से सोना और चांदी प्रदान किया जाता था। तो ये जो धातुएं उनको निकली थी, वो उसकी वजह से ही जो होता है पश्चिम एशिया के साथ होने वाले उनको व्यापार को गति प्रदान की थी। 17वीं सदी के आते आते पूरे यूरोप में दक्षिण अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे थे। अब क्या होता है कि अगर कोई नया राष्ट्र, कोई नया देश है, तो उसके बारे में बहुत सारी जो है वो किंवदंतियां, कहावतें वगैरह भी जो है वो प्रारंभ हो जाती है। तो उसके बारे में जो है बहुत सारी किंवदंतियां, बहुत सारी कहावतें वगैरह भी जो है वो प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था दक्षिण अमेरिका के साथ। तो दक्षिण अमेरिका की धन संपदा के बारे में अलग अलग किस्से और कहानियां सुनने को मिलती है
और इसी किंवदंतियों की बदौलत वहां के लोग जो है वो एक एल डोराडो को जो है सोने का शहर मानने लगे और उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान शुरू हो गए। तो ये भी कहा गया कि वहां पे एक जगह है जिसका नाम है एल डोराडो, और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे जिसे कि सोने का शहर कहते हैं। तो बहुत सारे जो होता है जो अभियान थे, जो खोजी अभियान थे, वो प्रारंभ हो गए। बहुत सारे देश जो होता है वो इसी के पीछे अब पड़ गए, लेकिन वो वास्तविक रूप से जो है वो कुछ भी नहीं था, वो केवल एक कहावत ही था। तो ऐसा कोई शहर वास्तविक रूप से मिला नहीं था। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला जो है वो प्रारंभ हो गया था और उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना प्रारंभ कर दिया। तो अब जो होता है औपनिवेशिक शासन का भी देखिए प्रादुर्भाव होता है, और जो यूरोप के जो राष्ट्र थे अब वो चाहते थे कि अमेरिका जो है, चूंकि वो धन संपदा से इतना युक्त है, तो अब उसे जो है अपना उपनिवेश बना लिया जाए। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर ही नहीं जीतती थी। स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे। तो यूरोपीय सेनाएं जो अमेरिका में अपना जो है विजय की थी, वो विजय जो है केवल हथियार के उस पे नहीं की थी। ऐसा नहीं था कि उनके पास कोई बहुत ज्यादा जो है वो आधुनिक हथियार था जिसकी वजह से वो जीत गई थी, नहीं, ऐसा नहीं था। बल्कि ये जो विजय है, उस विजय को दिलाने में जो महत्वपूर्ण हथियार जो है वो बना था, वो था चेचक, मतलब जो आपके स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स जो थे, वो बहुत महत्वपूर्ण जो है बने थे। क्योंकि जो यहाँ के जो यूरोपीय अफसर जो थे, उन्हें ये बीमारियां थी, और जब वह अमेरिका में गए तो अपने साथ जो होता है बीमारियां लेकर भी गए थे। लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी। क्योंकि अमेरिका के लोग जो होता है वो बिल्कुल आइसोलेशन, मतलब एकदम अलग थलग रहे थे, कभी भी किसी देशों के साथ संपर्क में नहीं आए थे, तो उनकी इम्यूनिटी जो थी, उनकी जो रोग प्रतिरोधी जो क्षमता थी, वो इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो इन बीमारियों का सामना कर पाते। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ, इस नए स्थान पर चेचक बहुत ज्यादा जो होता है वो घातक सिद्ध हो गया था। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई थी। मतलब जो यूरोप की जो सेना थी, वहां के कुछ अफसरों से ये बीमारी जो है वो कुछ अमेरिकन को लगी, और उसके बाद हम देखते हैं कि पूरे महाद्वीप में ये बीमारी फैल गई थी। यहाँ यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे थे, वहां के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे, और इसने पूरे के पूरे समुदाय को खत्म कर डाला था। इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता जो है वह आसान हो गया था। वह आसानी से जो होता है, क्योंकि वहां की जो जनता थी, जो लोग थे, वो मारे जा चुके थे, इसलिए अब आसानी से जो है वहां पे कब्जा कर लिया जा सकता था। देखिए, जो बंदूक होती है, बंदूकों को तो खरीद कर या छीन कर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, पर चेचक जैसी बीमारियों के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हमलावरों के पास उसके बचाव का तरीका था और उनके शरीर में रोग प्रतिरोध की क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। तो अगर मान लीजिए कि अगर हमारी लड़ाई किसी बंदूकों से हो, तो या तो हम इसे छीन ले या फिर अपनी कुछ तरीके से कोई ऐसा तरकीब निकाल के जो होता है उसके खिलाफ इस्तेमाल करके बचा भी जा सकता है। लेकिन जब बीमारी ऐसी हो जिसमें कि हमें रोग प्रतिरोधी हमारे पास क्षमता ही नहीं है शरीर में उससे लड़ने के लिए, तो इस बीमारी से जो होता है किस प्रकार से लड़ते, और यही हाल हुआ कि अमेरिका जो है वो यूरोपियन देशों का उपनिवेश बन गया। 19वीं सदी तक यूरोप में, अगर हम अब 19th सेंचुरी की बात करें, तो यूरोप की कंडीशन क्या थी कि वहां पे गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। वहां पे गरीबी और भूखमरी जो है वो मुख्य रूप से यहाँ पे व्याप्त हो गई थी। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था। इसके साथ साथ जो होता है, एक तरफ अगर हम देखें तो आर्थिक स्थिति लोगों की खराब हो रही थी, वहां पे जो होता है बीमारी भूखमरी का जो है वो व्याप्त हो गया था माहौल, और इसके साथ साथ धार्मिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो वहां पे धार्मिक टकराव भी आम थे। धार्मिक असंतुष्ट जो धर्म के खिलाफ बोलते थे, जो धर्म से असंतुष्ट होते थे, उनको भी कड़ा दंड दिया जाता था। तो इन सब चीजों के फलस्वरूप क्या हुआ कि यूरोप से जो है बहुत सारे लोग अब यूरोप को छोड़ के कहाँ जा बसे, मुख्य रूप से जो था अमेरिका को उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया। तो इस वजह से हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे। 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों को काम में झोंक कर यूरोपीय बाजार के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा।
अब 18 सेंचुरी में क्या हुआ कि अमेरिका में जो है बहुत सारे, आप जानते हैं कि अफ्रीका में बहुत सारा गुलाम जो होता है वो प्रथा बहुत ज्यादा थी, और वहां से जो होता है ये गुलाम पकड़ कर लाए गए थे, जो मुख्य रूप से कपास और चीनी का उत्पादन करने के लिए जो होता है इन गुलामों को पकड़ा गया था, और इस प्रकार से वो यूरोपीय बाजार में उनका यूज किया जाने लगा था। आप इसमें एक चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो गुलाम हैं, जिसमें औरत और बच्चे भी जो है वो नीलामी के लिए खड़े हैं, और उन्हें बहुत अच्छे कपड़े जो है वो पहनाया जाता था, ताकि उन्हें अच्छे से, मतलब लोग जो होता है उनकी ऊंची कीमत लगा सके, उनकी बोली लगा सके। तो ये प्रथा जो है विद्यमान थी। 18वीं शताब्दी का काफी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था। तो हम देखते हैं कि 18वीं सदी तक भी अगर हम देखें तो भारत और चाइना जो थे, जो मुख्य रूप से जो एशियाई देश थे, उनका दबदबा था व्यापार में। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिए और वह दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। लेकिन विशेषज्ञ क्या कहते हैं ये कि 15 सेंचुरी के बाद से ही जो है चाइना जो है वो थोड़ा लोगों, अन्य देशों से जो होता है उससे संपर्क जो होता है वो काट लिए थे, और वो अलग थलग जो है थोड़ा रहने लगा था। चीन अब क्या हुआ, चूंकि वो व्यापार और इससे जो है वो अलग हो गया, तो चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा, और अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था बच्चों की कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई जिसकी वजह से एशिया की तरफ जो इकोनॉमिक जो हमारी फ्लो थी वो पहले एशिया की तरफ थी, लेकिन धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां बनने लगी कि अब एशिया की जगह जो है वो अमेरिका का महत्व बढ़ने लगा, और अब इकोनॉमिकली जो होता है, जो इकोनॉमी का फ्लो है वो किसकी तरफ हो गया, यूरोप की तरफ हो गया, और अब वेस्टर्न कंट्री जो है वो मुख्य रूप से व्यापार का केंद्र बन गई, जो कि आज तक अगर हम देखें तो ये सिलसिला चलता आ रहा है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा। आज हमने देखा कि विजय, बीमारी और व्यापार ने जो है किस प्रकार से, इनका भी अपना जो है एक लंबा इतिहास रहा है, और इन्होंने किस तरीके से देशों में, विश्व के विभिन्न देशों में जो होता है एक व्यापक असर डाला।